कैसे हैं आपकी 10th और 12th के एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गए थे वापस से स्टार्ट हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कभी भी मार्क्स को टारगेट लेके नहीं चलें कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं या इतने परसेंट लेने हैं, क्योंकि कोई भी मार्कशीट आपकी काबिलियत को शो नहीं करती है। किसी भी मार्कशीट में ये नहीं लिखा हुआ कि आपका पोटेंशियल कितना है, वो सिर्फ उस एग्ज़ाम के अंदर आपने कितनी कोशिश की उसको शो करती है। तो हमेशा उस प्रोसेस को आप सीखने की कोशिश करें जो उस एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम आपने किया, यानी आपने कितना हार्ड वर्क किया, कितना टाइम मैनेजमेंट किया, आसपास की जो सराउंडिंग चीज़ें हैं उन सिचुएशंस को आपने किस तरीके से हैंडल किया। तो उस प्रोसेस को अगर आप सीख लेंगे तो लाइफ में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छे से जीत पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। मैं पूनम खेतान हमारी कॉमर्स की वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जर्नल के अंदर हम लोग पहले भी कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी आप देखें ताकि इससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में आए। आज हम कर रहे हैं जर्नल का ही एक इम्पॉर्टेंट एंट्री, बैड डेट्स। बैड डेट्स का हो सकता है आप सभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि 11th के अंदर आए हैं, कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। 10th तक हमने कभी भी इसको पढ़ा नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो बैड डेट्स जो है वो बिल्कुल नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। देखिए क्या है ये बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब, पहले तो आप ये डेटर्स के बारे में जानते हैं आप सब। डेटर्स यानी जिनसे हमने पैसा लेना है, जो हमारे देनदार हैं, ठीक है। तो जो हमारे देनदार हैं यानी उनको कभी हमने उधार कोई चीज गुड्स सेल की होंगे या कोई एसेट सेल की है, ठीक है। अब उधार सेल किया है आपने यानी उनसे आपने फ्यूचर में पैसा लेना है। तो ऐसा तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर पेमेंट जो है वो आपको टाइम से मिल जाए या पूरी पेमेंट मिल ही जाए। कुछ ऐसे डेटर्स भी हो सकते हैं जो आपकी पेमेंट पूरी नहीं कर पाए। वही पेमेंट जो आपको कंप्लीट नहीं मिलती है, जो आपको लेनी थी लेकिन आपको मिल नहीं पाई, उस पेमेंट को हम बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। और ये बैड डेट्स क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है। तो चलिए उसकी एंट्री सीखते हैं हम लोग। Bad debts, any amount on account of credit sale is not recoverable or partially recovered। मतलब या तो पूरी ही रिकवर नहीं हुई या हो सकता है थोड़ी बहुत मिल गई हो लेकिन थोड़ी बहुत रिकवर नहीं हुई, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। उसको हम बैड डेट्स के नाम से जानते हैं, यानी जो चीज डूब गई, ठीक है। और ये क्या है? इट इज लॉस। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो लॉस होता है क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और लॉस जो है वो सभी लॉसेस को आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो उसकी एंट्री देखेंगे आप। देखिए बैड डेट्स यानी जितनी अमाउंट से आपके डेटर्स थे उनको कभी आपने डेबिट किया था, तो अगर तो वो पेमेंट दे देते तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते और डेटर्स को क्रेडिट कर देते। लेकिन अब डेटर्स जो है उनसे हमें पेमेंट नहीं मिल रही है तो उनका अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं? उस अमाउंट को हम बैड डेट्स अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये एंट्री होती है बैड डेट्स, क्योंकि ये लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। ये तो थी जब आपको पूरी पेमेंट रिकवर नहीं हुई। एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर आपको पार्शली रिकवर हो जाए। मान लीजिए किसी डेटर से आपको 10,000 रुपीज यहाँ लेने थे, इसने पूरे ही नहीं दिए तो यहाँ पे आप 10,000 कर देंगे। हो सकता है इसने 3,000 दे दिए हो और 7,000 नहीं दिए हो, तब इसकी एंट्री क्या होगी? अगर तो इसने कैश पेमेंट की है तो आप कैश डेबिट करेंगे, बैंक किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना मिला? 3,000 की इसने पेमेंट कर दी। डेटर्स कितने थे?
यानी जो भी डेटर का आपका नेम है वो लिख सकते हैं 10,000 का था, इस 10,000 लेने थे आपने। अब जो 7,000 जो बच गए वो क्या हो गया, वो हमारे लिए डूब गए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो ये अब हम कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे पूरी पेमेंट से नहीं होगा, जितनी पेमेंट से आपको लॉस हुआ है वो अमाउंट आप डेबिट कर देंगे। ओके, ये हो गया आपका बैड डेट्स का। अब कई बार क्या होता है कि हम ने इसको बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिया, उस डेटर से हमने पैसा मांगा, उसने कहा नहीं है मेरे पास में, और 10,000 हम लोगों ने बैड डेट्स के अंदर डाल दिए। बट जो बिजनेस है वो कभी भी ये नहीं मान के चलता है कि वो पैसे हमें कभी भी मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अगर इन फ्यूचर ये पेमेंट हम लोगों को मिल जाती है या इसमें से कुछ पेमेंट मिल जाती है तो उसकी एंट्री क्या होगी वो देखेंगे आप। ये देखिए, मान लीजिए ये 10,000 ही मान लीजिए मिल गए हमें बाद में, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ये 10,000 हम डाल देंगे, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के अंदर डाल देंगे। और ये जो है ये कहाँ पे लिखा जाता है, ये P&L अकाउंट, P&L अकाउंट जो होता है उसके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, गेन हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये हमने क्या मान लिया था, लॉस मान लिया था, उसको हम लोगों ने रिटर्न ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था, उस डेटर्स का अकाउंट भी खत्म कर दिया, सब कुछ इसको लॉस मान के हम लोगों ने अपने P&L के अंदर एडजस्टमेंट कर ली थी। लेकिन अगर ये इन फ्यूचर हम लोगों को मिल जाता है तो ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, गेन है, इसीलिए इसको P&L के क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। यस स्टूडेंट्स, एक और तरीका हो सकता है, देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेटेड। अगर आपके बिजनेस ने, आपकी फर्म ने कोई गुड्स जो है वो चैरिटी में दे दिया है या उसको डोनेट कर दिया है आपने, तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखिए, चाहे वो चैरिटी में दिया हो चाहे वो डोनेशन में दिया हो आपने कोई भी, ठीक है, उसको आप डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो गुड्स है जो बिजनेस के अंदर वो, या जो उसकी एसेट है हमारी, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको आप क्या करते हैं, इसको चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं या डोनेशन को डेबिट करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है। और क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को। परचेज को क्यों करेंगे, क्योंकि जब परचेज बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब गुड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, यानी जितना चैरिटी में दिया है, डोनेशन में दे दिया, उतने ही अमाउंट का जो गुड्स है वो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, तो उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई गुड्स जो है वो आप एडवर्टीजमेंट के पर्पज से उसको दे रहे हैं, कई बार होता है ना, आपको कोई जो सामान है वो फ्री में मिलता है, किसी और चीज़ के साथ में मिलता है। मान लीजिए निहार शांति आंवला शैम्पू है या कुछ ऑयल है, शैम्पू है, उसके साथ में ऑयल का एक पाउच मिल रहा है, तो वो ऑयल का पाउच का आप कोई अमाउंट तो पे नहीं कर रहे हैं, आपको वो मिल रहा है, तो फर्म की तरफ से तो वो जा ही रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है उसके पास में वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, वो उसको यूज़ करेगा, तो फिर जब नेक्स्ट कोई चीज़ परचेज करने जाएगा वो, तो उसकी बड़ी बोतल खरीदेगा। तो वो क्या है, वो जो शैशे या जो पाउच आपको फ्री में मिला है वो क्या है, फर्म की तरफ से एडवर्टीजमेंट है। तो इस तरीके के और भी तरीके के एडवर्टीजमेंट, कई बार बिल्कुल फ्री में इस तरीके से कुछ स्टॉल लगा ली जाती है कोई मेले के अंदर या कुछ इस तरीके से, और आपको यूज़ करने के पर्पज से फ्री में चीज़ें बांट दी जाती हैं, तो वो सब क्या है, एडवर्टीजमेंट है। तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उससे चीज़ क्या कम हो रही है, परचेज हमारी कम हो रही है ना, गुड्स कम हो रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। एक और है इंपॉर्टेंट एंट्रीज इसके अंदर होती है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट ऑफ फायर। यानी अगर आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपका गुड्स है
चोरी हो गया है या कई बार आग लग जाती है, उसकी वजह से नुकसान हो गया है, या कोई किसी भी तरीके से आपका जो गुड्स है उसको नुकसान हो गया है, उसकी एंट्री आप क्या करते हैं? जैसे ही नुकसान हुआ आप उसकी एंट्री करेंगे, लॉस को आप डेबिट करेंगे, ये चीज़ आपको पता ही है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, चोरी हुए तो चोरी, फायर हुए तो फायर से आप करेंगे उसको अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों? क्योंकि उतने ही अमाउंट से हमारा परचेज जो है वो स्टॉक जो है वो हमारा कम हो गया, तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। हो गया ये एंट्री आपकी फर्स्ट एंट्री है। जैसे ही आपको नुकसान हुआ, जैसे ही आपको लॉस हुआ, उतनी ही अमाउंट की आप ये एंट्री कर देंगे। फिर क्या होता है, फिर आप चेक करेंगे कि क्या आपकी फर्म ने उस गुड्स का कोई इंश्योरेंस करवा रखा था। अगर यस, तो वो उतनी अमाउंट, जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करवा रखा था प्लस जितने अमाउंट का आपको नुकसान हुआ है, उसमें से कितने अमाउंट का नुकसान हुआ है, वो आप क्लेम किसके ऊपर डालेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डालेंगे ना। तो फिर एंट्री क्या होगी? अब किसके कौन बेयर करेगा उसको? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उनके नाम लिखेंगे हम, और टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट एंड फायर, यानी जितनी अमाउंट का आप लोगों को लॉस हुआ है उतनी ही अमाउंट का अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो ठीक है, तो वो आपने इसको उनके ऊपर डाल दिया, लॉज करना इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब अगर तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम दे देती है, मान लीजिए आपको 10,000 का नुकसान हुआ, 10,000 का आपको लॉस हुआ, ठीक है, 10,000 का यहाँ लॉस हुआ था आपको, 10,000 आपने इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिख दिए और उसी 10,000 को इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम कर दिया, यानी पूरा का पूरा आपको 10,000 दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका क्लेम सही है, हमने इसको इंश्योरेंस कर रखा था और आप इसको, उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया। तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक, यानी पेमेंट हमें मिल रही है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का ये यहाँ से इसको उतनी अमाउंट से ये जमा हो जाए, क्रेडिट हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन और हो सकती है कि जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरी की पूरी जो आपने अमाउंट उनसे क्लेम की है उतनी अमाउंट का दे दे। बहुत सारे लूप होल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें से कोई ऐसा गुड्स हो जो आपने इंश्योर्ड हो ही नहीं, हो सकता है कुछ जो है वो पहले से ही डैमेज हो तो उसका इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको ये क्लेम देने से डिनाई कर दे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान लीजिए 10,000 का आपने क्लेम किया लेकिन आपको मिले कितने? 5,000। ठीक है, तो 5,000 आपको कैश मिले। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, यानी जितने अमाउंट की आपको कैश मिल गए हैं, बैंक में आ गए हैं आपके, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिए 5,000। अब आपके लिए लॉस कितना रह गया? 5,000 तो आपको बैंक से मिल गए, इंश्योरेंस कंपनी से। अब आपकी फर्म कितना लॉस बेयर करेगी? 5,000 का आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी को हमने 10,000 से पहले यहाँ पे डेबिट किया था, इसलिए उतने से ही हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और ये जो है ये हम कहाँ लिखते हैं? P&L अकाउंट। ठीक है, इसको चेक कीजिए। अभी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब हम करते हैं एंट्रीज जो हमने बैड डेट्स और चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सारी चीज़ें हमने सीखी, एंट्री सीखी, उनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। उस एक क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपकी बुक के अंदर ही है। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको कवर करके दी हुई है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर 5,000 वर यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल पर्पज है, यानी उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग जब आप करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? इसमें डेट आपको नहीं दी हुई है इसलिए हम एंट्री वाइज लिखेंगे। यहाँ पे लेजर फोलियो का भी एक कॉलम होता है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम वो नहीं बना रहे। ठीक है, तो जब भी आप ड्राइंग्स करते हैं तो उसकी एंट्री आप करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्यों? अगर आपने गुड्स ड्राइंग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हम परचेज से निकाल रहे हैं। परचेज कम हो रही है ना आपकी, यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे और
अगर कैश होता तो हम कैश लिखते, लेकिन अभी आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, गुड्स यूज कर रहे हैं, तो परचेज जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपने यूज किया है 5000 का, 5000 हम अमाउंट लिख देंगे। ओके, सेकेंड एंट्री देखेंगे। यस, 200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बेड डेट्स, यानी हरी से 200 रुपए ड्यू थे, अब वो क्या हो गए हैं, बेड डेट्स हो गए। बेड डेट्स की एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स हमारे लिए बिजनेस के लिए लॉस है, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी। हरी यानी जो डेटर्स, यहाँ पे हमने डेटर्स लिखा था ना, अब यहाँ पे अगर नेम दिया हुआ है आपको, तो आप हरी यानी जो भी नेम दिया हुआ है उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो 200 रुपीज थे आपके, 200 कर दिए। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे आप। तीसरी एंट्री है आपकी गुड अनइंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड नहीं थे आपके गुड्स, 3000 के परचेज कॉस्ट है, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये आपको खुद ही यानी आपकी फर्म को ही बेयर करना पड़ेगा, आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, इसलिए अब ये कहाँ पे जाएंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये देन फोर्थ एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर, 1000 की कॉस्टिंग थी उसकी, फायर से डैमेज हो गए। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम रुपीज 800 का क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, और चेक रिसीव हो गया आपको इंश्योरेंस कंपनी से। जब आपको लॉस होता है तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बिल्कुल यही एंट्री करेंगे। तो लॉस बाय, ये आपकी हुई है फायर से हुई है ना, लॉस ऑफ, आप लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का है, 1000 का, अब 1000 लिखेंगे। और पहली एंट्री आप यही करेंगे, परचेज अकाउंट हो गया। फिर इसी एंट्री को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, इसलिए नया नंबर नहीं लगा रही, चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि अब हम, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी, तो हम इसको किसको लॉन्च कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को। तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो ये आपने 1000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिख दिया कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी आपको दे कितना रही है, 800। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, जो मिल रहा है यानी चेक मिला है आपको बैंक अकाउंट डेबिट कितने का, 800 का, और जो बाकी है वो क्या करेंगे आप, वापस उसको डेबिट करना पड़ेगा आपको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, इसको हम P&L में डालेंगे, 200 रुपीज हम लोगों को बेयर करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट यानी 1000 जो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी एंट्री, ये कंप्लीट। ठीक है, जितने का लॉस हुआ उतना किया, अगर तो अनइंश्योर्ड है तो वो वही एंट्री खत्म हो जाएगी, इंश्योर्ड है तो पहले आप उसको लॉस को नोट करेंगे, फिर उस लॉस को आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च करेंगे यानी उसके नाम लिख लेंगे, फिर जितना मिल रहा है, अगर तो पूरा मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट GR टू इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे वापस यहाँ पे लॉस को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और ये कहाँ जाएगा, आपका P&L अकाउंट। ठीक है, फिर आप एंट्री देखिए, 5th नंबर एंट्री है आपकी, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस जो है, सेल्स प्राइस उसका 600 था, कॉस्ट क्या है 500। तो जब भी आप चैरिटी डोनेशन में जो भी देंगे तो आप कॉस्ट प्राइस पे ही उसको एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, चैरिटी में दिए हैं आपने
चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स है ना, यस, परचेज अकाउंट, और 500 इसकी कॉस्टिंग है, तो 500 ही आप इसको नोट करेंगे, 600 सेलिंग प्राइस पे नहीं नोट करेंगे, ठीक है। यस, 6 एंट्री है, पेड लैंडलॉर्ड ₹1500 फॉर रेंट, वेरी सिंपल एंट्री, रेंट यानी खर्चा है आपका, रेंट अकाउंट डेबिट, और आपने कैश दिया है, बैंक कुछ नहीं किया हुआ तो आप कैश लिखेंगे, और कितना दिया है 1500, बीइंग रेंट पेड एंड नरेशन लिख देंगे आप यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000, द प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अब देखिए बहुत ही अच्छी ये एंट्री है, हाउस होल्ड फर्नीचर था आपका, घर का फर्नीचर था, उसको आपने 5000 में सेल कर दिया, और द प्रोसीड्स मतलब उससे जो पेमेंट मिली आपको वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, यानी जो पेमेंट मिली उसको आपने क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ गई। जब भी आप बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल लेके आते हैं तो उसकी एंट्री जो करते हैं सेम वही एंट्री यहाँ पे वो करेंगे, लाइक एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया है, कोई गाड़ी सेल की है, क्या सेल की है, लेकिन आपने उस अमाउंट को, कितनी अमाउंट को आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, उसकी एंट्री हम करेंगे। उस सेल की एंट्री हम नहीं करेंगे फर्नीचर की, क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल फर्नीचर था, उसको आपने सेल कर दिया, उसकी एंट्री आपके बिजनेस के अंदर नहीं होगी। अब 5000 आपका कैश आया, कैश बढ़ गया आपका, कैश अकाउंट डेबिट तो कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल में जमा कर देते हैं इसको, दैट्स इट, 5000। ये था क्वेश्चन आपका, इसको आप चेक कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने बैड डेट्स की एंट्री कर ली, ड्राइंग्स की एंट्री कर ली, लॉस बाय फायर जो कि अनइंश्योर्ड आपका गुड्स था उसकी भी कर ली, जो इंश्योर्ड गुड था उसकी भी कर ली आपकी एंट्री, चैरिटी की एंट्री हो गई, ठीक है। सारी एंट्री इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कवर हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ये सारे टॉपिक्स किए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किया। आपकी बुक के अंदर भी पीछे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप उनको भी ट्राई कीजिए। ऑलमोस्ट सेम ही एंट्रीज हैं, अमाउंट का फर्क रहता है, थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, लेकिन आप चीज़ों को जब सीखते हैं तो जितनी चीज़ ज़्यादा हार्डर आती जाती है आपको उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है। और अगर आप बढ़िया अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कॉमर्स को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो जितना हार्ड क्वेश्चन है उसको आप उतना ज़्यादा एंजॉय कीजिए। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।